मॉन्टोक प्रोजेक्ट, रियल, मिथ या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी हैं तो आप जानते होंगे कि 11 हमेशा उस लैब से भागने की कोशिश करती है जहां पर उसको कैद किया जाता है और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके अनरियलिस्टिक चीजों को रियल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हकीकत में भी एक ऐसी लैब थी जहां छोटे और मासूम बच्चों को एक्सट्रीम कंडीशंस एक्सपीरियंस करवा के माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन जैसी अनरियलिस्टिक चीजों को रियल बनाने का सोर्स बनाया जाता था, तो क्या आप ये बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हकीकत में एक ऐसी लैब थी और इस लैब का नाम था मॉन्टोक एयर फोर्स स्टेशन, जो वाकया था मॉन्टोक, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में। और जो प्रोजेक्ट इसमें चल रहा था वो था द मॉन्टोक प्रोजेक्ट। ऑल्दो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, पर बहुत से लोग इसे सच मानते हैं और इवन इसका पार्ट होने का क्लेम भी करते हैं, जिसमें प्रिस्टन निकोल्स का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने मॉन्टोक प्रोजेक्ट पर पूरी 4 किताबें लिखी और क्लेम किया कि वो इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल डायरेक्टर और इंजीनियर के तौर पर काम करते रही हैं। दोस्तों, प्रिस्टन निकोल्स के मुताबिक 1970s और 1983 के दरमियान न्यूयॉर्क के कैंप हीरो यानी मॉन्टोक एयर फोर्स स्टेशन के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब्स में रडार के कवर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, माइंड कंट्रोल, मॉन्टोक चेयर और टाइम एक्सपेरिमेंट्स पर काम होता रहा और कांग्रेस की इजाजत के बगैर ब्लैक बजट में चलाया गया। दोस्तों, लैब के लोगों ने बच्चों को किडनैप किया, जिनमें ज्यादातर रनवे और ऑर्फन चिल्ड्रन शामिल थे। इन बच्चों को बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस एक्सपीरियंस करवाई जाती, कभी उन्हें 50 डिग्री सेल्सियस और कभी -10 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता और इस तरह इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार किया जाता। फिर इन्हें एक स्पेसिफिक रूम में ले जाते और स्पेसिफिक चेयर पर बिठा देते, जिस चेयर का नाम था मॉन्टोक चेयर। दोस्तों, मॉन्टोक चेयर कोई आम चेयर नहीं थी, ये उस रडार से सिंक्रोनाइज थी जो कि कैंप हीरो के बिल्कुल ऊपर था। ये रडार फ्रीक्वेंसीज एमिट करता जो ह्यूमन ब्रेन वेव्स के साथ रेजोनेट करती और इस तरह माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते। अगर वो सब्जेक्ट यानी बच्चा मेंटली स्ट्रांग होता तो वो जो चीज इमेजिन करता हकीकत बन जाती। यहां आपको एक बात बताता चलूं, 12 जुलाई 2008 को न्यूयॉर्क मॉन्टोक डिच प्लेन्स बीच पर एक अजीब क्रिएचर देखने को मिला। इस क्रिएचर की पहले तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने इसे डीकंपोज्ड रैकून कहा, जबकि लोगों का कहना था कि ये उन्हीं एक्सपेरिमेंट से क्रिएट होने वाला कोई क्रिएचर था। जबकि निकोल्स ने भी ये क्लेम किया कि 1970s से अर्ली 1980s तक एक्सपेरिमेंट्स बहुत पीक पर थे और फिर ये प्रोजेक्ट 1983 में ख़त्म हुआ, जब डंकन कैमरून की सबकॉन्शियसनेस ने एक मॉन्स्टर मैनिफेस्ट किया जिसने फैसिलिटी में तबाही मचा दी, जिस वजह से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। दोस्तों, निकोल्स ने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट में रिसर्चर्स ने एक टाइम टनल यानी एक वक्त का दरवाजा बनाया था जिससे स्पेस और टाइम में ट्रेवल किया जा सके। वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी से कुछ हिस्ट्रिकल इवेंट्स जैसे वर्ल्ड वार 2 और अमेरिकन सिविल वार के बैटल्स अल्टर किए गए। उसने ये भी बताया कि प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स का एलियंस के साथ राब्ता था जो अलेजिडली मॉन्टोक चेयर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे। क्या आप जानते हैं, सिर्फ प्रिस्टन निकोल्स ही नहीं था जिसने प्रोजेक्ट का हिस्सा होने का क्लेम किया, बल्कि और भी कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने का क्लेम किया, जिनमें आते हैं डंकन कैमरून, जिन्होंने वो मॉन्स्टर तो क्रिएट किया ही किया, साथ ही जो चीज भी मॉन्टोक चेयर पर बैठकर वो इमेजिन करते रियल बन जाती। दोस्तों, एडवर्ड का कहना था कि वो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और बाद में उन्होंने मॉन्टोक प्रोजेक्ट में भी काम किया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो और उनका भाई डंकन कैमरून 1943 से टेलीपोर्ट होकर 1983 में एक टाइम वर्म होल के जरिए पहुंच गए थे। तो आप सोच में ना पड़ जाएं, इसलिए बता देता हूं कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट क्या था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रोजेक्ट रेनबो भी कहा जाता है, 28 अक्टूबर इन 1943 को होने वाला एक ऐसा पुरस्कार इंसिडेंट है जो मॉन्टोक प्रोजेक्ट से पहले फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में हुआ। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान नेवी ने एक तजुर्बा किया। उनका मकसद जंगी जहाज यूएसएस एल्ड्रिच को दुश्मन के रडार से बिल्कुल गायब करना था। उन्होंने आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को यूज किया और जहाज पर बड़े बड़े मैग्नेटिक जनरेटर्स लगाए गए, जिनका काम जहाज के गिर्द एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करना और रोशनी और रडार की लहरों को बेंड करना था। सुबह के वक्त जनरेटर्स ऑन किए गए, एक अजीब सी गुरगुराहट हुई और जहाज के गिर्द ग्रीन फोग छाने लगी और द नेक्स्ट मोमेंट द शिप ऑफ 1200 टन्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट।
दावा किया जाता है कि वो जहाज 200 माइल्स दूर वर्जीनिया में जाहिर हुआ और फिर फिलाडेल्फिया आया, लेकिन जनरेटर्स बंद हुए तो मंजर बहुत खौफनाक था। जहाज पर मौजूद लोगों का डीएनए लोहे के साथ मिल चुका था। कुछ लोग जहाज के फर्श की दीवारों में धंसे थे। जो बच गए वो अपनी यादाश्त खो चुके थे। एडवर्ड कैमरॉन भी उनमें था, जिसने ये दावा किया कि वो इस हादसे से गुजरा और वक्त को चीरते हुए 1983 में गिर गया। नेवी ने इस प्रोजेक्ट से हमेशा इनकार किया, लेकिन दोस्तों ये कहानी आज भी दुनिया की पुरअसरार मिस्ट्रीज में से एक है। मॉन्टोक अकेला नहीं था, फिलाडेल्फिया उससे पहले था। दोनों को कहानी कहा गया और दोनों पर पर्दा डाला गया। लेकिन जब एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर हों तो वो सिर्फ इत्तफाक नहीं होते। शायद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं, सिर्फ हमारी नजरों से छुप गया। सवाल सिर्फ ये है कि अगर ये सब कुछ बंद हो चुका होता तो आज भी हमें इतनी कहानियां कैसे मिलती। शायद मॉन्टोक बंद नहीं हुआ, सिर्फ हम उसे गलत वक्त में ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।